हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं होंडा हाइनेस CB350 के वॉबलिंग इशू के ऊपर डिस्कशन। और लास्ट टाइम जब मैंने अपनी हाइनेस का रिव्यू वीडियो बनाया था तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या इसमें कोई वॉबलिंग इशू है। उस टाइम मैंने अपनी बाइक 10,000 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा चलाई हुई थी और मैंने कोई भी वॉबलिंग इशू तब तक तो नहीं फेस किया था, बट रिसेंटली मेरी बाइक पे वॉबलिंग इशू आ चुका है। तो इस वीडियो पे मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मुझे वॉबलिंग इशू आया कैसे और उसके लिए मैंने क्या क्या किया, उसका रूट कॉज क्या था, और अगर आपको भी ऐसे ही कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सल्यूशन क्या होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी थर्ड सर्विस कराई थी 11,500 किलोमीटर्स पे और तब तक मुझे कोई वॉबलिंग इशू नहीं था। तो अपनी सर्विसिंग के बाद मैं अपने मैंगलोर के ट्रिप के लिए निकल गया और मैंगलोर के ट्रिप पे मुझसे बाइक 2 बार गिर गई, एक बार मैंगलोर पे ही और दूसरी बार उडुपी पे। उसके बाद से मुझे बाइक में वॉबलिंग इशू आने लगा और बाइक में थोड़ा सा आवाज़ भी आ रही थी। अगले ही दिन मैं सर्विस सेंटर लेकर के गया और मैंगलोर पे सर्विस सेंटर है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मुझे वॉबलिंग का फ़िक्स चाहिए तो उनको पूरा 1 दिन देना पड़ेगा बाइक, तभी वो बता पाएंगे कि ये किस वजह से हो रहा है। तो मुझे उस दिन गोकर्णा जाना था और अगले दिन बैंगलोर मुझे वापस आना था क्योंकि मेरी छुट्टियाँ तभी तक की थी। तो मैंने उनको बोला कि आप बाइक बस इतनी फ़िक्स करके दे दो कि कोई डेंजर ना हो और मैं सही सलामत बैंगलोर पहुँच जाऊँ। तो उन्होंने कुछ जनरल चेकअप किया और जो भी टाइटनिंग वगैरह रिक्वायर्ड थी वो की और उन्होंने मुझे बाइक रिटर्न कर दी। बैंगलोर वापस आने के बाद मैं मैसूर रोड वाले सर्विस सेंटर पे बाइक को चेकअप के लिए ले गया और उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो फोर्क है वो बेंड हो चुका है। फोर्क बेंड होने की वजह से ही आवाज़ आ रही है और बाइक में वॉबलिंग भी हो रही है। फिर उन्होंने फोक्स को फिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने जब टेस्ट राइड ली तो मुझे कोई वॉबलिंग इशू फील नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं कुछ दिन और सिटी पे चलाया और मैं 60 तक की स्पीड पे चलाया होऊंगा सिटी पे और मुझे कोई भी वॉबलिंग इशू नहीं आ रहा था। फिर मैं निकल गया अपनी मुन्नार की ट्रिप के लिए। मुन्नार की ट्रिप के पहले ही दिन जब मैं बैंगलोर से सेलम जा रहा था तो बाइक बहुत ज़्यादा वॉबल करने लग गई। जैसे ही मैं अपना एक हाथ छोड़ करके चिन कैमरा पे रख रहा था ऑन करने के लिए, वैसे ही बाइक बहुत ज़्यादा वॉबल कर रही थी। इतनी ज़्यादा वॉबल कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अभी गिर ही जाऊँगा। अगले दिन सेलम पहुंचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे सर्विस सेंटर लेकर के जाना चाहिए क्योंकि मुन्नार की ट्रिप बहुत लंबी है और अगर ऐसा होता रहा तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बुरा हो जाए मेरे साथ। तो मैं वहाँ गया तो पता चला संडे और संडे को बिग विंग का सर्विस सेंटर बंद रहता है। तो पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि छुट्टी होने के बावजूद बिग विंग सर्विस सेंटर के जो मैनेजर हैं वो आकर के मेरे बाइक को चेक किए और यहाँ तक कि हैंडल का थोड़ा सा अलाइनमेंट भी किया ताकि मेरी वॉबलिंग इशू कम हो सके। हालांकि इम्प्रूवमेंट जो था वो बहुत थोड़ा सा ही था, वॉबलिंग फिर भी हो रही थी बाइक पे, लेकिन उन्होंने मुझे एश्योर किया कि आपकी बाइक चली जाएगी, मुन्नार का ट्रिप आप फिनिश कर सकते हो और बाद में आप मैसूर रोड जाकर दिखा सकते हो क्योंकि वॉबलिंग इशू फिक्स करने में टाइम लगेगा। एग्जैक्ट रीज़न क्योंकि उनको नहीं पता चल रहा था। फिर मैंने वैसी ही कंडीशन में 1000 किलोमीटर्स के आसपास मुन्नार जा कर के मैं वापस आ गया बैंगलोर। उतना मैंने अपना ट्रिप कवर कर लिया। 1000 किलोमीटर्स में ऐसे ही वॉबलिंग कंडीशन में चला लिया। और इस वॉबलिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 60-70 की स्पीड तक आपको कोई वॉबलिंग फील नहीं होगी, उससे ऊपर आप जाओगे तो आपको वॉबलिंग फील होगी। लेकिन अगर आप 100 क्रॉस कर गए वापस से तो आपको वॉबलिंग नहीं फील होगी। तो या तो चलाना है तो 60-70 से नीचे चलाओ या फिर आपको 100 प्लस चलाना पड़ेगा, वरना ये वॉबलिंग इशू तो आती ही रहेगी। मुन्नार की ट्रिप से वापस आकर मैं फिर से मैसूर रोड वाले सर्विस सेंटर पे गया तो उन्होंने बोला कि आपको बाइक छोड़नी पड़ेगी और हम प्रॉपरली चेक करेंगे कि क्या कारण है वॉबलिंग का। तो उन्होंने बताया कि वॉबलिंग 3-4 मेन रीज़न से होती है। एक तो कहीं पे आपका ऐसा कुछ आपने लगेज लगा दिया है, जैसे कि आपने साइड बॉक्स लगा दिया है, ठीक है, और बाइक डिसबैलेंस हो जा रही है, उस केस पे होगा। तो ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं था मेरे साथ, मैंने टॉप बॉक्स लगाया था लेकिन बिना टॉप बॉक्स के भी मुझे वॉबलिंग हो रही थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि या तो हो सकता है आपका रिम बेंड हो गया हो। तो उन्होंने फिर रिम भी चेक किया तो रिम भी मेरा बेंड नहीं था, सब सही था। क्योंकि ये अलॉय व्हील्स हैं जो आपको हाइनेस के साथ आते हैं
और अगर आप ऑफ रोड कंडीशंस पे इनको यूज़ करोगे तो थोड़ा चांस रहता है कि आपका अलॉय बेंड हो जाएगा। स्पोक व्हील्स के साथ ये इशू नहीं होता है, लेकिन अलॉय व्हील्स के साथ ये डेंजर रहता है। तो उन्होंने चेक किया और कोई इशू नहीं आया था। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि हाइनेस के अलॉय बेंड हो जाते हैं, और ऐसा तो मैंने किसी रिव्यू पे नहीं सुना कि किसी के हाइनेस के अलॉय व्हील्स बेंड हो गए हों। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है मन में, तो मैंने चेक करा लिया और उन्होंने बताया कि रिम भी बेंड नहीं हुआ है। फिर उन्होंने फोक वापस से चेक किया कि लास्ट टाइम फोक बेंड था, तो फोक अभी भी बेंड तो नहीं है, और अगर फोक बेंड होता है तो भी आपको वॉबलिंग फील होगी। बट उन्होंने फोक चेक किया, फोक भी टोटली फाइन था। फिर उन्होंने बाइक को एमआरएफ की टीम के पास भेजा। एमआरएफ की टीम ने कंफर्म किया कि ये वॉबलिंग इशू एक्चुअली टायर्स की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि क्योंकि टायर पार्शियली साइड से, किसी एक साइड से थोड़ा घिस चुका है, उस वजह से उस पर वॉबलिंग इशू आ रहा है। और ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि बाइक का वॉबलिंग इशू टायर्स की वजह से है। बट उन्होंने ये कंफर्म किया है। और आपको जो टायर्स आते हैं हाइनेस के साथ, एमआरएफ ज़ैपर्स, तो इन पे 22,000 किलोमीटर्स के आसपास की वारंटी होती है। और मैं भी 14,500 किलोमीटर्स के आसपास बाइक चला चुका हूँ, तो वारंटी में कवर्ड होने की वजह से मेरे टायर्स फ्री में रिप्लेस होने वाले हैं। अभी तक रिप्लेस हुए नहीं हैं, लेकिन हो जाएंगे ऐसा बोले हैं, क्योंकि अभी स्टॉक में नहीं है तो आने में कुछ टाइम लग जाएगा। हफ्ते भर में रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए। होने के बाद मैं वापस से वीडियो बनाता हूँ कि क्या मेरा वॉबलिंग इशू पूरी तरीके से फिक्स हो गया है या अभी भी कोई कसर रह गई है। तो ये वीडियो मैंने ये सोच के बनाया था कि ऐसे लोग हैं जो छोटी सिटीज़ पे रहते हैं और वहाँ बड़े सर्विस सेंटर नहीं है, तो वो शायद ये डिटेक्ट ना कर पाएँ कि वॉबलिंग इशू अगर आपको हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको वॉबलिंग इशू आ रहा है, चाहे CB350 हाइनेस पे आ रहा हो या फिर किसी भी और बाइक पे आ रहा हो, आप ये चेक करवा सकते हो कि कहीं उसके टायर्स में डैमेज तो नहीं है, टायर साइड से पार्शियली घिस तो नहीं गए हैं। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि सर्विस कॉस्ट कितना है हाइनेस का। तो अभी थर्ड सर्विस का कॉस्ट मुझे करीब 1800 रुपीज़ के आसपास आया हुआ है, और मैंने AMC भी ले रखी है। अगर आपने AMC नहीं ले रखी है तो आपको करीब 2100 के आसपास कॉस्ट जाना चाहिए। मैंने अपना ब्रेक पैड भी 11,000 किलोमीटर्स पे चेंज करा लिया था, फ्रंट ब्रेक का, और उसके बाद 11,500 किलोमीटर्स पे मैंने सर्विस कराई, और इस कारण से मेरी सर्विस का कॉस्ट थोड़ा कम हो गया। और अभी रिसेंटली जब मैं अपनी वॉबलिंग इशू के लिए लेके गया था, तब मैंने अपने स्प्रॉकेट्स भी चेंज करा लिए। चेन स्प्रॉकेट का लाइफ हो चुका था, तो उन्होंने वो भी रिप्लेस कर दिया। तो आप ये मान लो कि थर्ड सर्विस पे अगर आपके ब्रेक पैड्स चेंज होते हैं और चेन स्प्रॉकेट चेंज होती है और सर्विस भी होती है, तो आपका टोटल कॉस्ट 5,000 रुपीज़ के आसपास चला जाएगा। ये आप मान के चलो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। अगर कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट्स पे भी ऐड कर सकते हैं। मैं मैंगलोर वाले ट्रिप का वीलॉग का लिंक डाल दूंगा, आप ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हो। मुन्नार वाली ट्रिप का वीलॉग जैसे ही रेडी होता है उसके भी लिंक्स मैं वीडियो पे ऐड कर दूंगा। और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए बाय बाय।